हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर। और इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये जो आज का वीडियो है पहले नंबर का वीडियो होने वाला है, ये अर्थात ये आपको पार्ट 1 के अंतर्गत वीडियो मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक 3 फेजी प्रेरण मोटर हमेशा पृष्ठगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करती है या अग्रगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करती है या अधिकतम शक्ति गुणांक पर कार्य करती है या शक्ति गुणांक मोटर के भार के साथ बदलता रहता है। कौन सा आसन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात पृष्ठगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। मतलब कि एक 3 फेज प्रेरण मोटर हमेशा पृष्ठगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। अब रीजन क्या है, क्यों ऐसा करती है? तो हम कहेंगे इसके जो रोटर होते हैं और स्टेटर होते हैं, उनकी वाइंडिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला जो चालक होता है वो उच्च प्रेरणिक तथा निम्न प्रतिरोधी होता है। और दूसरा कारण इसका है कि इसमें वायु जो होता है, जिसको हम एयर गैप बोलते हैं, इसके कारण भी ये क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग धारा का मान बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण ये बहुत ही कम रहता है। मतलब कि इसकी जो शक्ति गुणांक है वो बहुत ही कम रहता है और नो लोड से पूर्ण लोड तक ये शक्ति गुणांक इसका बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर वह जो होता है पृष्ठगामी प्रकृति का रहता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज अर्थात 3 फेजी प्रेरण मोटर में सामान्यतया क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है, स्टेटर में नियमित घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में रोटर घूमता है। बी ऑप्शन दिया गया है, स्टेटर में नियमित घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में रोटर घूमता है। और सी ऑप्शन दिया गया, रोटर में दी गई सप्लाई के आधार पर रोटर घूमता है। और सी ऑप्शन दिया गया है कि रोटर की घूर्णन दिशा स्टेटर सप्लाई के फेज अनुक्रम पर निर्भर नहीं करती। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार शेयर कर दिए वीडियो, ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुंच पाए और वो भी लाइव जुड़ पाए। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। और यदि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन का यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का दे दिया गया है, वहां से आप इसका जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी खासी तैयारी भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। मतलब कि 3 फेजी प्रेरण मोटर में क्या होता है, सामान्यतः स्टेटर में निर्मित जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी की दिशा में ये रोटर घूमता रहता है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपका एक किताबी क्वेश्चन है और ये आपका जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कवर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट भी हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर निम्न मान का किस कारण से होता है? रोटर लीकेज रिएक्टेंस या स्टेटर रिएक्टेंस या मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करने के लिए आवश्यक रिएक्टिव लैगिंग मैग्नेटाइजिंग करंट या उपरोक्त सभी। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहां पर दोस्तों हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। मतलब कि इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है ये आपका निम्न मान का रोटर लीकेज रिएक्टेंस, रोटर स्टेटर रिएक्टेंस और मैग्नेटाइज पैदा करने के लिए ही आवश्यक होता है और रिएक्टिव लैगिंग मैग्नेटाइज करंट के कारण से ही इसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सभी लोग आंसर दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, एक 3 फेज प्रेरण मोटर का संचालन स्लिप एस होता है। यदि दो आपूर्ति तारों का आदान प्रदान होता है तो वर्तमान में स्लिप होगा 2-s या 2+s या 1+s या 1-s। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग दीजिए।
तो देखिए दोस्तों, एक 3 फेज प्रेरण मोटर का जो स्लिप होता है वो एस, मतलब इस स्लिप को हम एस से यहाँ पर इंगित करते हैं और ये एस पर चल रहा है। यदि दो आपूर्ति तारों को आपस में परिवर्तन करते हैं तो उसका क्या होता है, उस पल में जो हमारा स्लिप का मान होगा 2 माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस एस हो जाएगा। अब रीजन क्या, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो पहले होता है स्लिप आपका एन एस माइनस एन अपान एन एस होता है, तब दो आपूर्ति तारों में ये परिवर्तन करने से एस बराबर एन एस प्लस एन अपान एन एस हो जाता है। ठीक है, यदि आप निकालना चाहते हैं तो इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आप यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, एन एस 2s अपान एन एस होता है, ये आपका एन एस से एन एस कट जाता है तो 2 माइनस एस बच जाता है। तो यही इसका फाइनल यहाँ पर सोल्यूशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर होगा दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन के ए उच्च प्रारंभिक बलागुण के लिए 3 कला फेज प्रेरण मोटर का सबसे उपयुक्त प्रकार है, स्लिप रिंग या स्क्वायरल केज या डबल केज या डीप बार स्क्वायरल केज। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देखते हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दोस्तों मात्र आपको 5 सेकंड का ही मौका दिया जाता है हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। और जो लोगों को नहीं मालूम है, डेली क्लास हमारी 8 बजे रात को आती है और जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक आपकी ये क्लास चलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, स्लिप रिंग। मतलब कि उच्च प्रारंभिक बलागुण के लिए जो स्लिप रिंग होगा वो प्रारूपी प्रेरण मोटर का प्रयोग ही किया जाता है। अब इसमें ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका रीजन यही है कि प्रेरण मोटर का जो प्रारंभिक बलागुण होता है ये रोटर प्रतिरोध R2 पर निर्भर करता है, अर्थात जो इसका RTA/R2 होता है ये स्लिप रिंग मोटर के प्रतिरोध से अधिक होने के कारण इसका प्रारंभिक जो बलागुण होता है ये अधिक होता है। इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। ये ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरणी मोटर ऐसी शक्ति उत्पन्न कर सकती है यदि इसे अधिक विसर्पी मान पर घुमाया जाए, या भी या संदेह घुंडीय चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिकूल दिशा में घुमाया जाए, या उसे शून्य विपर्सी पर घुमाया जाए, या प्रत्यावर्तक के समांतर में जोड़ा जाए। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी लोग बताइए। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं नोट भी बनाता हूँ, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बाद में देखिएगा और वहाँ पे जब यहाँ पर ऑनलाइन आपका खत्म हो जाती है क्लास तो उसके बाद आप आराम से देखिएगा, वीडियो को स्टॉप करके हर एक क्वेश्चन को लिखिएगा और अपने जो भी आप सब कार्य कर रहे हैं उसमें आसानी से आप लिख पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो लाइव क्लास चलती है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको फास्ट पढ़ाना पड़ता है, अन्यथा आप हर एक क्वेश्चन को अपने सब में आसानी से लिख पाते हैं। चलिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, घुंडीय चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिकूल दिशा में घुमाया जाए। मतलब कि प्रेरण मोटर जो होता है ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है, आप सभी को मालूम है, और इसे घुंडीय चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिकूल दिशा मतलब कि विपरीत दिशा में घुमाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हम सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्टेटर वोल्टेज विधि द्वारा गति को कैसे नियंत्रित किया जाता है या किया जा सकता है? पहला ऑप्शन देखिए प्रतिरोध की मात्रा में वृद्धि करके, बी ऑप्शन देखिए आवृत्ति बदल कर, या सी ऑप्शन दिया गया है प्रतिरोध की मात्रा घटाकर, और डी ऑप्शन देखिए आपूर्ति वोल्टेज बदल कर। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों स्टेटर वोल्टेज विधि द्वारा ही ये आपका गति जो होती है आपूर्ति वोल्टेज बदलकर नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी मतलब आपूर्ति वोल्टेज बदलकर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि घुंडीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक एसी सप्लाई की कलाओं की संख्या होगी, 1 होगी या 2 होगी या 3 या 2 या 4 होगी? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों घुंडीय चुंबकीय जो क्षेत्र होता है इसे प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक होता है वो एसी सप्लाई की कलाओं की
ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसकी जो कलाओं की संख्या होती है 2 या 3 होती है। मतलब कि इसमें 3 कला सप्लाई से प्रत्येक फेज में 120 कोण का और 2 पेज सप्लाई में 90 अंश पर ये कोण पर रखा जाता है। मतलब कि 2 और 3 जो इसकी कलाएं होती है, लेकिन इसमें जो कोण होता है, ये जो एंगल होता है, ये अलग अलग होता है। 3 फेज कला की बात करें तो इसमें आपका 120 अंश का होता है और 2 कला में आपका 90 अंश का होता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 3 और 2 हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि परस्पर 120 अंश पर विस्थापित कुंडलियों में एक ही फेज की सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, स्थिर होगा या प्रत्यावर्ती होगा या घूर्णीय होगा या संपादित होगा। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका IITI लेवल का बिल्कुल क्वेश्चन है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं, और जो ऑफलाइन बाद में देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, घूर्णिया। मतलब कि यहाँ पर 120 अंश पर ये विस्थापित 3 फेज जो होता है, ये कुंडलियाँ, इसमें आपका प्रत्येक फेज पर एक ही फेज पर सप्लाई देने पर घूर्णीय जो इसका क्षेत्र होता है, जो घूर्णीय क्षेत्र होता है, वो प्राप्त होता है। और इसमें जो प्राप्त परिणामी फ्लक्स होता है, उसका मान कितना होता है? तो 1.5 ये आपका होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, घूर्णीय। सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 अर्थात 120 अंश पर विस्थापित कुंडलियों में 3 फेज सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, स्थिर होगा या प्रत्यावर्ती होगा या घूर्णीय हो गया या संपादित होगा। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी कुछ लोग इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, जुड़े तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर बहुत कम ही लोग दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर आपको 5 सेकंड का ही मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। जो लोग आंसर बता रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, जो नहीं बता रहे हैं उनके लिए भी ठीक है। और जिनको नहीं आ रहा है वो आराम से यहाँ पर वीडियोज को देखें और समझने की कोशिश करें हर एक क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पर दिया गया 3 120, मतलब कि 3 120 पर विस्थापित कुंडलियाँ जो होती है, वो 3 फेज सप्लाई जो RYB के क्रम में होती है, रेड येलो बी मतलब ब्लैक के, ये आपके फेज के क्रम में होती है, रेड येलो ब्लैक के होती है, ठीक है। और इसमें देने पर क्या होता है, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो घूर्णिया उत्पन्न होता है। मतलब कि RYB के अंतर्गत ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें घूर्णिया उत्पन्न होता है। और इस जो घूर्णिया फ्लक्स होता है, इसको हम फेजर द्वारा क्या करते हैं, स्पष्ट किया जाता है या कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है, परिणामी जो फ्लक्स होता है उसका मान मैंने आपको अभी बताया 1.5 होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, घूर्णिया। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ऊपर भी क्वेश्चन में जो आपका 9 था उसमें भी आपका घूर्णिया सही था और इसमें भी आपका घूर्णिया ही सही है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर होता है, नियमन या स्लिप या बैकलेस या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको जब वहां पर तुल्यकालिक मोटर पढ़ाया था तो उसमें आपको एक सूत्र मैंने बताया था, S बराबर N2 माइनस N1, ठीक है। जिन लोगों का ख्याल होगा, जिन लोगों ने क्लास किया होगा, उन लोगों को मालूम होगा। इसके बारे में मैंने आपको बेहतर जानकारी दिया था। देखिए जो तुल्यकालिक गति होती है और जो वास्तविक गति होती है, उनका अंतर जो होता है वही आपका स्लिप कहलाता है। मतलब कि स्लिप बराबर N2 आप क्या है, तुल्यकालिक गति है, और N1 आपका क्या है, वास्तविक गति है। तो इन दोनों का अंतर ही आपका क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। इसलिए यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर फ्रेम किस धातु का बनाया जाता है। जो प्रेरण मोटर का जो फ्रेम होता है वो किस धातु का बनाया जाता है, एल्युमिनियम का या कार्बन का या ढलवा लोहा का या स्टेनलेस स्टील का। चलिए सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा सही होगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और डेली रात 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती है और जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का तब तक क्लास चालू रहेगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास नहीं चल रही है, तो वहाँ पर नहीं चलने का यही कारण है कि उसमें ज़्यादातर यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि वहाँ पर और 9th और 10th के स्टैंडर्ड के लोग भी उसको लगा सकते हैं। बहुत ही आसान उसमें सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ढलवा लोहा, मतलब कि प्रेरण मोटर का जो फ्रेम होता है वो ढलवा लोहा का बना जाता है और जिसे हम क्या करते हैं स्टील ग्रेड या समीप हो कहते हैं, मतलब कि स्टील ग्रेड का भी ये बनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, स्टील ग्रेन बहुत ही इसमें समीप होता है और यहाँ पर इसका बना होता है फ्रेम जो होता है ढलवा लोहा का, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे है। कह रहा है क्वेश्चन की प्रेरण मोटर की कुंडली हेतु स्टेटर किस धातु का बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला ऑप्शन देखिए कार्बन, स्टेनलेस स्टील, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन या ताम्र लेमिनेशन। चलिए सभी लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी लोग दीजिए। देखिए दोस्तों प्रेरण मोटर की जो कुंडली है स्टेटर सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बना होता है। इसमें आपके जो पत्तियां होती है वो किसकी बनी होती है, स्टील लेमिनेशन क्या बनी होती है। अब ये रीजन क्या क्यों ऐसा होता है, तो देखिए सिलिकॉन स्टील की जो चुंबकशीलता होती है उच्च होती है और शैथिल्य हानि इसमें जो क्या होती है कम होती है, जिसके कारण प्रेरण मोटर का स्टेटर जो होता है आसानी से फ्लक्स उत्पन्न होता है या आसानी से फ्लक्स इसमें उत्पन्न हो पाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन रोटर शाफ्ट की धातु होती है, मतलब कि रोटर जो होता है किस शाफ्ट की धातु होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है ढलवा लोहा, बी ऑप्शन दिया गया माइल्ड स्टील, सी है हाई स्पीड स्टील और डी ऑप्शन दिया गया सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन। चलिए सभी लोग बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों रोटर शाफ्ट माइल्ड स्टील धातु की बनी होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। रोटर शाफ्ट माइल्ड स्टील की बनी होती है जो कि मोटर के जो समस्त घूर्णी भाग होते हैं उसको ये क्या करती है धारण करती है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। माइल्ड स्टील क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन की प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण समानुपाती है, किसके समानुपाती है, ई वोल्टेज के या ई स्क्वायर के या 1/2 ई के या अंडर रूट ई के। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए जो प्रेरण मोटर का आरंभिक बलाघूर्ण का मान होता है ये सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका टी एस टी होता है। ठीक है, टी एस टी प्रोपोर्शनल टू E2 का स्क्वायर होता है, मतलब कि आरंभिक बलाघूर्ण के मान के क्या होती है वोल्टता के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर पर लगातार भार बढ़ाने पर मोटर का शक्ति गुणांक लगातार बढ़ता जाता है और इकाई हो जाता है, या पूर्ण भार तक बढ़ता जाता है और उसके पश्चात कम होता है, या लगातार कम हो जाता है, या अपरिवर्तित रहता है। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। चलिए सभी लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों प्रेरण मोटर जो होता है ये लगातार भार बढ़ाने पर मोटर का पहले तो क्या होता है, पहले इसका शक्ति बढ़ता है, फिर उसका ओवरलोड होने से ये पुनः क्या होता है मोटर का जो शक्ति गुणांक होता है वो घटने लगता है। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हम सही मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन के एक त्रिकलीय स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर होता है कुंडलित या लघु पथित या डबल केज या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए
एक त्रिकलीय जो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होता है उसका जो रोटर होता है वो कुंडलित होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। मतलब कि इसका जो रोटर होता है ये दिष्ट धारा मोटर के समान 3 फेज स्टार संयोजी से क्या होता है, कुंडलित होता है, मतलब कि कुंडलित किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, कुंडलित, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन की प्रेरण मोटर में प्रायः रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है, इसका लाभ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है। ताम्र बचत या लौह हानियों में कमी या मोटर में शोर कम करना एवं मोटर का लॉक होने की प्रवृत्ति समाप्त करना या भंवर धारा कम करना, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सभी लोग दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो प्रेरण मोटर होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो रोटर होता है उसको खांचों को तिरछा करने का यहीं पे रीजन पूछ रहा है। तो इसका खांचा को तिरछा करने का जो मुख्य लाभ होता है, मोटर में जो शोर होती है वो तो पहले तो कम होती है, और जो दूसरा होता है ये मोटर को लॉक होने की प्रवृत्ति से भी समाप्त करता है। और इसमें आपका रीजन यदि पूछा जाए तो हम कह देंगे कि इस स्थिति में स्टेटर में उत्पन्न जो फ्लक्स होता है थोड़ा कोण पर घुमाकर रोटर पर आता है और मोटर क्या होता है, सामान्य अवस्था में चलती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि मोटर में शोर कम करना और मोटर की लॉक होने की प्रवृत्ति समाप्त करना, ये इसका कारण है रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और इसका लाभ भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि प्रेरण मोटर की वास्तविक गति n तथा तुल्यकालिक गति ns हो तब मोटर की स्लिप क्या होगा, ns माइनस n या ns माइनस n अपान ns या ns n माइनस ns अपान n या 1 क्वेश्चन में 1 माइनस nb, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ns ही यहाँ पर है, nb नहीं है, ns ही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तुल्यकालिक आपको मैंने जो मोटर बताया था, ठीक है, सिंक्रोनस वाला में चैप्टर में मैंने आपको बताया था इसका जो सूत्र होता है S बराबर एन एस माइनस एन अपान क्या होता है, एन होता है। और इसमें हमारा कौन सा मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच करा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। मतलब कि यदि प्रेरण मोटर की वास्तविक गति एन और तुल्यकालिक गति एन एस हो तो मोटर की स्लिप एस बराबर एन एस माइनस एन अपान एन एस ही होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन, प्रेरण मोटर की आवृत्ति F पर विद्युत धारा सप्लाई की जाती है तो रोटर में प्रेरित धारा की आवृत्ति होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे मैंने आपको सवाल भी बताया था, आप सभी को आना चाहिए। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, F या F/S या SF या S²F, सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, प्रेरण मोटर आवृत्ति F पर सप्लाई पर दी जाती है, सभी को मालूम होना चाहिए। और जो आपका रोटर होता है उसमें प्रेरित जो धारा SF होता है ये क्या होती है, उसके बराबर होती है। और जो प्रेरण मोटर होता है ये स्लिप गति से चलती रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतनी वीडियो यहाँ पर आपको बनाया गया है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 तक ही आपको क्वेश्चन दिए गए। यदि आपको और भी क्वेश्चन चाहिए और किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन चाहिए परीक्षा की तैयारी के अनुसार आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुंच पाए।